आ जाइए, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। तो जी एक्चुअल में डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स होती क्या है, पहले तो ये देखिए। अब आपको डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना पड़ेगा कि अगर इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया फंड्स रेज करना चाहती है, तो इंडियन कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो प्राइवेट इक्विटी या फिर एडीआरस जीडीआरस। मतलब डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। हम बात कर रहे हैं कि इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया से कैपिटल रेज करना चाह रही है, राइट। मतलब इक्विटी शेयर सेल करना चाहती है। तो जी या तो प्राइवेटली इक्विटी शेयर्स इशू किए जा सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को। पब्लिक इशू तो हम फॉरेन में लेकर नहीं आ सकते। तो जी हम क्या इशू कर सकते हैं, एडीआरस जीडीआरस इशू कर सकते हैं। एडीआर स्टैंड्स फॉर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, जीडीआर स्टैंड्स फॉर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ठीक है। इसी तरह अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में फंड्स रेज करना चाहती है, तो जी फॉरेन कंपनी के पास भी यही दो ऑप्शंस है, या तो प्राइवेट इक्विटी, मतलब फॉरेन कंपनी इंडियंस को प्राइवेटली शेयर्स इशू करे, या फिर एडीआर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ठीक है। हो सकता है आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के बारे में। तो जी सबसे पहले डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के बारे में समझते हैं, होती क्या है जी डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। बेसिकली अगर मैं इंडियन कंपनी की बात करूं, तो हमने कहा जी इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया पब्लिक इशू लेकर नहीं आ सकती, फॉरेन में पब्लिक इशू लेकर नहीं आ सकती। अब जी फॉरेन इन्वेस्टर या तो प्राइवेट इक्विटी के बेसिस पर, प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पर इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। और जनरली अगर हम प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो सिर्फ वही फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करेगा जो कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ओनरशिप एक्वायर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फॉरेन इन्वेस्टर चाहेगा कि मैं अपने देश में ही इन शेयर्स को ट्रेड कर सकूं। मतलब जब मुझे पैसों की जरूरत हो, मैं इन शेयर्स को अपने देश में ही सेल कर सकूं। वो कब पॉसिबल है, जब इंडियन कंपनी के शेयर्स फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो। जैसे मान के चलिए अगर इंडियन कंपनी यूएसए से फंड्स रेज करना चाहती है, तो जी यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज पर अगर इंडियन कंपनी के शेयर्स लिस्टेड होंगे, तो ही यूएसए के रेजिडेंट्स, यूएसए के सिटीजन्स इंडियन कंपनी के शेयर्स उस स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हैं। और ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब इंडियन कंपनी यूएसए में पब्लिक इशू ला सके, राइट। तो इसका अल्टरनेट क्या है हमारे पास, इसका अल्टरनेट ये निकाला गया कि जी इंडियन कंपनी जितने शेयर्स फॉरेन में इशू करना चाहती है, तो इंडियन कंपनी वो सारे शेयर्स इंडिया में, इंडिया के अंदर एक कस्टोडियन के पास रखवा देगी, इशू करके वो सारे शेयर्स इंडियन कस्टोडियन के पास रखवा देगी। अब सर ये इंडियन कस्टोडियन कौन होता है। अब कस्टोडियन नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया जो चीजों की कस्टडी रखता है। तो इंडियन कस्टोडियन को फिलहाल के लिए आप मान के चलिए एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज एक्टिंग एज कस्टोडियन, विच इज basically registered with the SEBI, registered with SEBI as custodian। तो मतलब हर कोई ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर कोई एज कस्टोडियन वर्क करना चाहता है, तो उसे अपने आप को पहले सेबी के पास रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो यहां पर कहा गया कि भैया इंडियन कंपनी जितने भी शेयर्स यूएसए में इशू करना चाहती है, तो इंडियन कंपनी वो शेयर्स इशू करेगी किसके नाम पर, इन द नेम ऑफ डिपॉजिटरी।
इन द नेम ऑफ डिपोजिटरी। सर ये डिपोजिटरी कौन है? फॉरेन डिपोजिटरी है। कौन है जी डिपोजिटरी? ये डिपोजिटरी है फॉरेन डिपोजिटरी। और ये जो शेयर्स इश्यू किए गए हैं बाय द इंडियन कंपनी, इन शेयर्स को रखवा दिया जाएगा इंडियन कस्टोडियन के पास। ठीक है। फिर जी इंडियन कस्टोडियन के कहने पर फॉरेन डिपोजिटरी फॉरेन कंट्री में, फॉरेन डिपोजिटरी अपने फॉरेन कंट्री में डिपोजिटरी रिसिप्ट इशू करेगी। तो फॉरेन डिपोजिटरी shall issue depository receipt in the foreign country। जैसे कि हम यूएसए की बात करते हैं, तो यूएसए की डिपोजिटरी यूएसए में डिपोजिटरी रिसिप्ट इशू करेगी। किस बेसिस पर? कहता है जी जो शेयर्स इंडियन कंपनी ने डिपोजिटरी के नाम पर इशू करे हैं, उन शेयर्स के बेसिस पर डिपोजिटरी रिसिप्ट इशू किए जाएंगे। और जब इंडियन कंपनी ये शेयर्स इशू करके इंडियन कस्टोडियन के पास रखवा देगी, तो इंडियन कस्टोडियन फॉरेन डिपोजिटरी को कहेगा कि भैया आपके नाम के शेयर्स मेरे पास आ गए हैं, नाउ यू कैन इशू द डिपोजिटरी रिसिप्ट एज पर द एग्रीमेंट। किसके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है? इंडियन कंपनी के बीच में, फॉरेन डिपोजिटरी के बीच में, इंडियन कस्टोडियन के बीच में। अब जी ये जो डिपोजिटरी रिसिप्ट है किसने इशू करी है? इंडियन कंपनी ने। द आंसर इज नो। ये डिपोजिटरी रिसिप्ट इशू करी है फॉरेन डिपोजिटरी ने। मान के चलिए एज पर द एग्रीमेंट ये डिसाइड हुआ था कि 1 डिपोजिटरी रिसिप्ट इज इक्वल टू 3 इंडियन शेयर्स, 3 शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। तो जी अगर कोई भी ये एक डिपोजिटरी रिसिप्ट परचेज कर रहा है, तो बेसिकली वो इंडियन कंपनी के कितने शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है? एक तरह से 3 शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है। तो फॉरेन में जो डिपोजिटरी रिसिप्ट इशू की जाएगी, इसका जो प्राइस है दैट विल डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी। इसका बेनिफिट क्या है? अब जी फॉरेन इन्वेस्टर विल बाय द डिपोजिटरी रिसिप्ट। फॉरेन इन्वेस्टर जो पैसे देगा किसको देगा? कहता है डिपोजिटरी रिसिप्ट को और फॉरेन डिपोजिटरी को, और ऐसे करके पैसे आ जाएंगे इंडियन कंपनी के पास। तो मतलब इंडियन कंपनी डायरेक्टली फॉरेन इन्वेस्टर को शेयर्स इशू नहीं कर रही है, बट शेयर्स के बेसिस पर डिपोजिटरी रिसिप्ट इशू करवाई जा रही है फॉरेन डिपोजिटरी से। और क्योंकि ये यूएसए की डिपोजिटरी ने ही ये रिसिप्ट इशू करी है, तो दिस कैन बी लिस्टेड ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। इसका मतलब जो ये फॉरेन इन्वेस्टर है वो डिपोजिटरी रिसिप्ट्स की ट्रेडिंग कर सकता है अपने ही देश में। उसे दुखी होने की जरूरत नहीं है कि भैया मुझे इंडिया में जाकर मतलब अपनी सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। वो अपने ही देश में डिपोजिटरी रिसिप्ट्स की ट्रेडिंग कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये क्या है? डिपोजिटरी रिसिप्ट्स जो कि क्या होती है? बियरर। बियरर का मतलब इनके ऊपर नाम नहीं लिखा है। तो जी डिपोजिटरी रिसिप्ट्स कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी। इसका मतलब एक फॉरेन इन्वेस्टर दूसरे फॉरेन इन्वेस्टर को डिपोजिटरी रिसिप्ट सेल कर रहा है, तो इंडियन कंपनी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अब जी डिपोजिटरी रिसिप्ट का जब टाइम खत्म हो जाएगा, तो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए डिपोजिटरी रिसिप्ट इशू की जाती है, लेट्स से 2 इयर्स के लिए या 3 इयर्स के लिए। तो जब ये टेन्योर खत्म हो जाएगा, उसके बाद यहां पर फॉरेन इन्वेस्टर मे रिडीम द डिपोजिटरी रिसिप्ट। फॉरेन इन्वेस्टर मे रिडीम द डिपोजिटरी रिसिप्ट, और
foreign investor may surrender depository receipt for its shares. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब ये टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, लेट्स से 3 इयर्स, तो जी फॉरेन इन्वेस्टर क्या कहेगा? फॉरेन इन्वेस्टर जाएगा डिपॉजिटरी के पास, अपने देश की डिपॉजिटरी के पास जिसने ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करी है, और अपने देश की डिपॉजिटरी को बताएगा कि भैया मुझे शेयर्स चाहिए या पैसे चाहिए। अगर फॉरेन इन्वेस्टर कह रहा है कि मुझे पैसे चाहिए, तो जो फॉरेन डिपॉजिटरी है ये इंडियन कस्टोडियन से कॉन्टेक्ट करेगी और इंडियन कस्टोडियन को कहेगी कि भैया इस फॉरेन इन्वेस्टर की डिपॉजिटरी रिसिप्ट के अगेंस्ट जो शेयर्स है वो आप मार्केट में सेल कर दीजिए और पैसे दे दीजिए। तो इंडियन कस्टोडियन फॉरेन डिपॉजिटरी को पैसे दे देगी और फॉरेन डिपॉजिटरी फॉरेन इन्वेस्टर को पैसे दे देगा, राइट। अगर ये फॉरेन इन्वेस्टर कह रहा है कि नहीं जी मुझे तो अपने डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के बदले शेयर्स चाहिए, मैंने 4 डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स परचेज की हुई है और एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट के बदले 3 शेयर्स है, तो जी मुझे तो 12 शेयर्स चाहिए इंडियन कंपनी के, मुझे शेयर्स के नाम के पैसे नहीं चाहिए, मुझे शेयर्स चाहिए अपने नाम पर। तो भैया ये फॉरेन डिपॉजिटरी इंडियन कस्टोडियन को इन्फॉर्म करेगा कि भैया ये जो फॉरेन इन्वेस्टर है इसकी डिपॉजिटरी रिसिप्ट के अगेंस्ट जितने शेयर्स है वो इसके नाम पर ट्रांसफर कर दिए जाए। इंडियन कस्टोडियन इंडियन कंपनी को कहेगी कि भैया 12 शेयर्स फॉरेन डिपॉजिटरी के नाम पर जो इशू कर रखे हैं उसे ट्रांसफर कर दिया जाए फॉरेन इन्वेस्टर के नाम पर। तो कुल मिला के बेनिफिट क्या हो रहा है? बेनिफिट ये हो रहा है कि बिना पब्लिक इशू लाए इंडियन कंपनी फॉरेन से फंड्स रेज कर सकती है, जस्ट लाइक अ पब्लिक इशू। और फॉरेन इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट है कि भैया डिपॉजिटरी रिसिप्ट फॉरेन इन्वेस्टर अपने ही देश में ट्रेड कर सकता है, सेल परचेज किया जा सकता है। इनफैक्ट डिपॉजिटरी रिसिप्ट बियरर इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, तो इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी। तो जो ट्रांसफर का प्रोसीजर है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, राइट। और ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो फॉरेन डिपॉजिटरी ने इशू करी है वो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवाई जा सकती है। तो इसका मतलब फॉरेन इन्वेस्टर को प्रॉपर लिक्विडिटी मिलेगी, और प्रॉपर लिक्विडिटी मिलेगी फॉरेन इन्वेस्टर को तो डेफिनेटली फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेगा। जब डिपॉजिटरी रिसिप्ट का टाइम टेन्योर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर को डिसाइड करना है कि भैया जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स मेरे पास है उनके अगेंस्ट शेयर्स जो बनते हैं वो मुझे अपने नाम पर ट्रांसफर करवाने हैं या फिर वो शेयर्स इंडियन मार्केट में सेल करवाकर मुझे पैसे चाहिए। तो खुद फॉरेन इन्वेस्टर इस चीज को डिसाइड करेगा और जो भी डिसाइड करेगा फॉरेन डिपॉजिटरी को बता देगा। फॉरेन डिपॉजिटरी वो इन्फॉर्मेशन इंडियन कस्टोडियन को दे देगी, इंडियन कस्टोडियन मार्केट में शेयर सेल कर देगी अगर फॉरेन इन्वेस्टर को पैसे चाहिए तो, और जो पैसा बनता है वो फॉरेन इन्वेस्टर को दे दिया जाएगा। और अगर फॉरेन इन्वेस्टर को अपने नाम पर शेयर्स ट्रांसफर करवाने हैं तो इंडियन कस्टोडियन इंडियन कंपनी को इन्फॉर्म कर देगी कि भैया ये जो शेयर्स आपने फॉरेन डिपॉजिटरी के नाम पर इशू किए हुए थे, क्योंकि इंडियन कंपनी ने तो सारे शेयर्स फॉरेन डिपॉजिटरी के नाम पर इशू करके इंडियन कस्टोडियन के पास रखवा दिए थे, राइट। तो जी ये शेयर्स अब फॉरेन डिपॉजिटरी के नाम से इस फॉरेन इन्वेस्टर के नाम पर आप ट्रांसफर कर दीजिए और फॉरेन इन्वेस्टर के नाम पर वो शेयर्स ट्रांसफर कर दी जाए, राइट। तो कुल मिला के रिटर्न क्या मिल रहा है फॉरेन इन्वेस्टर को? कहता है जैसे जैसे इंडिया में इंडियन कंपनी के शेयर्स के प्राइस कम होंगे या ज्यादा होंगे वैसे वैसे डिपॉजिटरी रिसिप्ट के प्राइस भी फॉरेन में कम होंगे या फिर ज्यादा होंगे। तो बेसिकली डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स का अपना खुद का कोई प्राइस नहीं है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को इशू किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल शेयर्स ऑफ द कंपनी, और कंपनी के शेयर प्राइस से ही डिपॉजिटरी रिसिप्ट का प्राइस डिराइव किया जाता है। तो इस वे में हम डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को भी डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं, राइट, क्योंकि डिपॉजिटरी रिसिप्ट का प्राइस जो है वो इंडियन कंपनी के शेयर से डिराइव किया जा रहा है, ठीक है जी। जब तक शेयर्स इनको फॉरेन इन्वेस्टर्स को दिए नहीं जाते या फॉरेन इन्वेस्टर्स का जब तक ये टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं होता तब तक फॉरेन इन्वेस्टर को इन शेयर्स के नाम का डिविडेंड मिलेगा। क्या मिलेगा? जैसे मैंने कहा जी 4 डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स है और 1 डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज इक्वल टू 3 शेयर्स, तो जी 12 शेयर्स का डिविडेंड मिलेगा इस फॉरेन इन्वेस्टर को जब तक ये शेयर्स
इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट है। ठीक है, उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर अगर शेयर्स को अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लेता है तो डिविडेंड मिलता रहेगा फॉरेन इन्वेस्टर को। अगर फॉरेन इन्वेस्टर मार्केट में सेल करवा देता है शेयर्स को तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है जी, अब ये तो हमने फॉरेन डिपॉजिटरी रिसिप्ट की बात करी। अगर अमेरिका में इशू किया जा रहा है डिपॉजिटरी रिसिप्ट को तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहा जाता है, और अगर यूरोप में इशू किया जाता है तो उसे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहा जाता है। इसी तरह फॉरेन कंपनी इंडिया में डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशू करके फंड्स रेज कर सकती है, और उस केस में डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को क्या बोला जाएगा? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। तो प्रोसेस वही रहेगा, फॉरेन कंपनी, फॉरेन कस्टोडियन, इंडियन डिपॉजिटरी। इन तीनों के बीच में एग्रीमेंट होगा। ये जो फॉरेन कंपनी है वो इंडियन डिपॉजिटरी के नाम पर शेयर्स इशू कर देगी। लेट्स से फॉरेन कंपनी इंडिया में 1 लाख शेयर्स इशू करके फंड्स रेज करना चाहती है, तो जो 1 लाख शेयर्स हैं ये फॉरेन कंपनी इंडियन डिपॉजिटरी के नाम पर इशू कर देगी, लेकिन रखवाएगी किसके पास? फॉरेन कस्टोडियन के पास। अब जी इंडियन डिपॉजिटरी इन शेयर्स के बेसिस पर इंडिया में इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू कर देगा टू इंडियन इन्वेस्टर्स, जो कि इस फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट। अब जी इंडियन डिपॉजिटरी ने ये आईडीआरस इशू करी है तो इट कैन बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। और प्रोसीजर वही रहेगा कि भैया तीनों के बीच में एग्रीमेंट होगा, इंडियन डिपॉजिटरी, फॉरेन कंपनी, फॉरेन कस्टोडियन। एज पर द एग्रीमेंट ये डिसाइड किया जाएगा कि भैया 1 इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज इक्वल टू हाउ मैनी शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी। मान के चलते हैं जी 1 इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज इक्वल टू 4 शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी, तो कितनी डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू की जाएगी इंडिया में? कहता है 25,000 अगेंस्ट 1 लाख शेयर्स। अब टाइम पीरियड खत्म होने के बाद इंडियन इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होगी, इंडियन इन्वेस्टर चाहेगा तो शेयर्स अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लेगा, इंडियन इन्वेस्टर चाहेगा तो कहेगा कि भैया जो शेयर्स है अगेंस्ट माय डिपॉजिटरी रिसिप्ट उन शेयर्स को आप फॉरेन मार्केट में सेल कर दीजिए और जो पैसा बनता है वो पैसा मुझे दे दीजिए। जब तक डिपॉजिटरी रिसिप्ट इंडियन इन्वेस्टर के पास रहेगी तब तक फॉरेन कंपनी से उसे डिविडेंड आता रहेगा। ठीक है जी, आ जाइए। According to Section 248 of the Companies Act 2013, Indian depository receipt means any instrument in the form of depository receipt created by the domestic depository in India. Created by the domestic depository in India. तो Indian depository create करेगी ये receipt, right? And authorized by the company incorporated outside India. तो जी इंडियन डिपॉजिटरी किसके कहने पर? कहता है जी ये फॉरेन कंपनी के कहने पर। क्यों? क्योंकि फॉरेन कंपनी ने इंडियन डिपॉजिटरी के नाम पर शेयर्स इशू करके किसके पास रखवा दिए? कस्टोडियन के पास रखवा दिए। ठीक है जी। An IDR is an instrument denominated in Indian rupee in the form of depository receipts created by the domestic depository, मतलब custodian of the securities against the underlying equity of issuing company to enable the foreign company to raise funds from the Indian securities market. In an IDR, foreign company would issue shares to the domestic depository, तो domestic depository के नाम पर foreign company shares issue कर देगी, which would in turn issue depository receipts to the Indian investor. The actual shares underlying the IDRs would be held by overseas custodian. किसके पास रहेंगे शेयर्स? एक्चुअल में फॉरेन कस्टोडियन के पास रहेंगे। किसके पास? ओवरसीज कस्टोडियन, मतलब फॉरेन कस्टोडियन के पास रहेंगे। ठीक है जी।
विच शेल ऑथराइज द इंडियन डिपोजिटरी टू इशू द आईडीआर्स, के जी कंपनी ने शेयर्स इशू करके मेरे पास रखवा दिए, आपके नाम पर शेयर्स इशू करके 1 लाख शेयर्स इशू करके मेरे नाम पास रखवा दिए। नाउ यू कैन इशू द आईडीआर्स इन इंडिया एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस, और इंडियन डिपोजिटरी एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस इंडिया के अंदर डिपोजिटरी रिसिप्ट इशू कर देगी टू इंडियन इन्वेस्टर्स, जो कि इंडियन इन्वेस्टर्स रुपी में परचेज कर सकते हैं। जैसे कि फॉरेन डिपोजिटरी की बात कर रहे हैं हम, एडीआर की या जीडीआर की, अगर अमेरिका में इशू कर रही है इंडियन कंपनी, तो इंडियन कंपनी को पैसे मिलेंगे डॉलर्स में, सीधी सी बात है, राइट। तो इसी तरह आईडीआर की बात कर रहे हैं तो इंडियन इन्वेस्टर रुपी में उन आइडियाज को परचेज करेगी, और फॉरेन कंपनी को एक्चुअल में पैसे जो मिलेंगे वो किस में मिलेंगे, रुपी में, राइट। हाँ जी। टू द एक्सटेंट आइडियाज आर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, बट ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा जी आइडियाज जो है उनकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, उनकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, कहता है प्राइस ऑफ फॉरेन कंपनी शेयर। क्यों, 1 आईडीआर हमारे एग्जांपल में इज इक्वल टू 4 शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी, तो फॉरेन कंपनी के शेयर्स जैसे जैसे ऊपर रह जाएंगे आईडीआर का प्राइस भी ऊपर जाएगा, फॉरेन कंपनी के शेयर्स नीचे जाएंगे आईडीआर का प्राइस भी नीचे जाएगा। ठीक है जी। जी स्टैंडर्ड चार्टेड PLC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज द ओनली कंपनी टू ऑफर आइडियाज इन द इंडियन मार्केट। तो जी सेक्शन 390 कंपनीज एक्ट 2013 का डील करता है आईडीआर से। उसके साथ साथ रूल 13 है कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज रूल्स 2014 डील करता है आईडीआर से। उसके अलावा अगर सिक्योरिटी लॉज की बात करें तो आईसीडीआर रेगुलेशंस कौन सा, चैप्टर 10A डील्स विद द इशू ऑफ आईडीआर्स। The foreign company issuing IDRs need to comply with the requirements of the rules prescribed under Companies Act, SEBI regulations and RBI notification या circulars। चलिए जी फिर हम बात करते हैं डेरिवेटिव्स की। अब डेरिवेटिव्स नाम अपने आप में क्या सजेस्ट कर रहा है, कहता है जी कुछ ऐसा, डेरिवेटिव्स की बात करें तो कुछ ऐसा जिसकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, राइट। मतलब वो अपनी वैल्यू किसी और से डिराइव कर रहा है, डिराइविंग वैल्यू फ्रॉम समथिंग एल्स। दिस इज डेरिवेटिव, जो अपनी वैल्यू किसी और से ड्राइव कर रहा है दैट इज डेरिवेटिव। जैसे मान के चलिए मैंने कहा डिपोजिटरी रिसिप्ट्स की अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, वो अपनी वैल्यू किससे डिराइव करते हैं, कहता है जी शेयर्स ऑफ कंपनी, तो इन्हें हम डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं। एक्चुअल में डेरिवेटिव्स को मैं कहूंगा कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो अपनी वैल्यू किसी और चीज से डिराइव करते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं जी 2 इन्वेस्टर्स हैं सिक्योरिटीज मार्केट में, एक ए और दूसरा बी। ध्यान से सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को। किसी भी मार्केट में हर तरह का इन्वेस्टर होता है। ऐसा इन्वेस्टर भी पाएगा जिसको लगता है जी सब अच्छा ही अच्छा है दुनिया में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी है, मार्केट ट्रेंड अच्छा है, इन्वेस्टमेंट का मौका अच्छा है, और उसे लगता है जी मार्केट ऊपर जाएगी, राइट। तो ये भाई साहब किस पे बैठे हैं, बुल पर, मतलब हॉट ब्लडेड एग्रेसिव बुल, राइट। और जो बी है इन्हें लगता है जी सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है दुनिया में, कुछ भी अच्छा नहीं है, मार्केट नीचे जाने वाली है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बेकार है जी, राइट। तो ये भाई साहब बियर पर बैठे हैं, कोल्ड ब्लडेड। और ये कौन है, हॉट ब्लडेड। ठीक है जी। अब इनको लगता है, मान के चलिए एक कंपनी है डीजी लिमिटेड, इनको लगता है डीजी लिमिटेड के शेयर्स जो कि आज की डेट में करंट प्राइस क्या है
200 रुपीज। इनको लगता है आफ्टर 2 मंथ शेयर्स का प्राइस हो जाएगा 250 रुपीज। शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा 250 रुपीज। क्योंकि ये तो भैया हॉट ब्लडेड है, बुल पर बैठे हैं, लगता है कि हाँ जी मार्केट ऊपर जाने वाली है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, राइट। जबकि जो बी है उनको लगता है कि भैया आफ्टर 2 मंथ शेयर का प्राइस हो जाएगा 150 रुपीज। क्योंकि इनके हिसाब से मार्केट डूबने वाली है, सब कुछ डूबने वाला है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज गलत है, सब तरफ सब कुछ गलत हो रहा है, राइट। तो दोनों तरह के इन्वेस्टर्स पाएंगे हमेशा आपको मार्केट में। अब इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है दोनों के बीच में? कॉन्ट्रैक्ट। और उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों ने एग्री किया कि जी आफ्टर 2 मंथ बी ए को ये शेयर्स 200 रुपए में देगा। ए ने कहा तुझे लगता है 150 रुपए रह जाएंगे ना शेयर के रेट, चल मैं 200 रुपए में लेने को तैयार हूं आफ्टर 2 मंथ्स, राइट। या 210 रुपए में लेने के लिए तैयार हूं आफ्टर 2 मंथ। तेरे अकॉर्डिंग तो 200 से भी कम हो जाएगा, 150 रुपए रह जाएंगे। तो ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट बी शैल sell 100 shares of DG Limited। कितने रुपए में? लेट्स से 210 पर शेयर, राइट, आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक है जी। अब आफ्टर 2 मंथ रियल प्राइस क्या है? मान के चलते हैं जी रियल प्राइस है 190। आफ्टर 2 मंथ्स रियल प्राइस क्या है? 190। कॉन्ट्रैक्ट कितने में हुआ है? 210 में। इसका मतलब बी को मार्केट से 190 रुपीज में शेयर्स मिलेंगे और ए को वो 210 में देगा। बी 190 रुपीज में शेयर्स बाय करेगा मार्केट से एंड सेल एट 210 टू ए। तो बी को प्रॉफिट कितना हुआ? ₹20 पर शेयर इनटू में 100 शेयर्स, मतलब 2000 रुपीज का प्रॉफिट। अब जो शेयर मार्केट में 190 रुपए का है, ए को 210 का लेना पड़ रहा है। तो जी ए को लॉस कितना हुआ? जितना बी को प्रॉफिट हुआ, मतलब 20 पर शेयर इनटू में 100 इज इक्वल टू 2000। तो जी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कहता है जी कॉन्ट्रैक्ट की अपनी तो कोई वैल्यू है ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट तो अपनी वैल्यू किससे डिराइव कर रहा है? कहता है शेयर्स ऑफ डीजी लिमिटेड। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू किससे डिराइव की जा रही है? शेयर्स ऑफ डीजी लिमिटेड। जैसे जैसे डीजी लिमिटेड के शेयर्स का प्राइस ऊपर होगा नीचे होगा, वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कम होगी ज्यादा होगी, राइट। तो यहां पर जितना लॉस ए को हो रहा है उतना ही प्रॉफिट बी को हो रहा है। तो अब बी क्या कहेगा ए को कि भैया मैं मार्केट से बाय करूंगा फिर तुझे सेल करूंगा, तेरे नाम पे ट्रांसफर होंगे, क्या फायदा है, राइट। तू मुझे पैसे देगा, उसका क्या फायदा है। एक काम करते हैं, हम इसको स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। स्क्वायर ऑफ का मतलब क्या है? सेटलमेंट विदाउट डिलीवरी। स्क्वायर ऑफ का मतलब क्या है? सेटलमेंट विदाउट डिलीवरी। भैया हिसाब लगा ले कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुझे 2000 रुपए का नुकसान हो रहा है, मुझे 2000 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, तू डायरेक्टली 2000 रुपए मुझे दे दे। तो एक्चुअल में शेयर्स की डिलीवरी नहीं होगी, ना बी शेयर्स बाय करेगा ना ए को सेल करेगा। एक्चुअल में क्या होगा? ए बी को 2000 रुपए दे देगा, सिंपल। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या हो गया? सेटल हो गया विदाउट डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज।
कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो गया विदाउट डिलीवरी ऑफ एक्चुअल सिक्योरिटीज, राइट। अब जी जो ये डेरिवेटिव मार्केट है, क्या मैं इसे जीरो आउटपुट मार्केट कह सकता हूं? जीरो आउटपुट क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि एक्चुअल में जितना एक को लॉस होगा उतना ही दूसरे को बेनिफिट होगा। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आउटपुट क्या है? जीरो। इंडिया में एक को जितना लॉस हो रहा है दूसरे को उतना ही बेनिफिट हो रहा है, तो नेट आउटपुट क्या है? नेट आउटपुट कहता है जीरो, राइट। तो इसलिए जीरो आउटपुट कह लीजिए, जीरो प्रॉफिट मार्केट कह लीजिए कि नेट आउटपुट तो एक्चुअल में जीरो होता है, एक को जितना लॉस होता है दूसरे को उतना प्रॉफिट होता है। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स। तो जी डेरिवेटिव्स को बड़े सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट विच derive its value from some underlying assets or securities or index or anything। अब जी मैंने यहां पर लिखा एसेट्स से अपनी वैल्यू डिराइव कर रहा है, तो जहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू गोल्ड, जैसे हमने ऊपर जो एग्जांपल लिया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था विद रिस्पेक्ट टू शेयर्स ऑफ डीजी लिमिटेड। अगर दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू गोल्ड, एक कह रहा है भैया गोल्ड ऊपर जाएगा, दूसरा कह रहा है गोल्ड नीचे जाएगा, तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि ठीक है भैया आफ्टर 1 मंथ तो मुझे गोल्ड इतने में दे दियो। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट अपनी वैल्यू किससे डिराइव कर रहा है? कहता है सम एसेट से। इट मे बी गोल्ड, इट मे बी सिल्वर। तो इस टाइप के डेरिवेटिव्स को जो कि अपनी वैल्यू डिराइव कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सम एसेट, तो इसे हम बोलते हैं कोमोडिटी डेरिवेटिव्स। क्या बोलते हैं ऐसे डेरिवेटिव्स को? कोमोडिटी डेरिवेटिव्स। क्यों? क्योंकि ये अपनी वैल्यू किससे डिराइव कर रहे हैं? किसी कोमोडिटी से। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अपनी वैल्यू डिराइव कर रहा है सिक्योरिटीज से, तो उसे हम इन जनरल डेरिवेटिव्स। अगर कोई अपनी वैल्यू डिराइव कर रहा है फॉरेन करेंसी से, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को बोला जाता है फॉरेक्स डेरिवेटिव्स। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, मान के चलता हूं जी मैं एक लेट्स से मैन्युफैक्चरर हूं, और मैंने यूएसए से एक मशीन मंगाई है, ठीक है। तो जी आई हैव ऑर्डर्ड अ मशीन वर्थ 1 लाख US डॉलर, ठीक है। आज की डेट में जब मैंने ये ऑर्डर दिया, हम मान के चल रहे हैं 1 USD इज इक्वल टू 70 रुपीज। तो अकॉर्डिंगली मैंने देखा यार मुझे ये मशीन पड़ेगी 70 लाख की। कितने की पड़ेगी मशीन मुझे? 70 लाख की। लेकिन मार्केट कंटिन्यूसली फ्लोट करती है, तो भैया प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है डॉलर का। अब जी मुझे ये कहा गया कि मशीन डिलीवर होगी आफ्टर 6 मंथ्स। डिलीवरी ऑफ मशीन क्या है? आफ्टर 6 मंथ्स।
अब मुझे लगता है जी आफ्टर 6 मंथ्स हो सकता है डॉलर कम हो सकता है डॉलर का प्राइस ज्यादा हो। अगर आफ्टर 6 मंथ्स डॉलर का प्राइस 75 रुपीज हुआ तो एक्चुअल में मुझे मशीन कितने की पड़ जाएगी, 75 लाख की। और आफ्टर 6 मंथ्स डॉलर का प्राइस लेट से 68 रुपये हुआ तो मुझे मशीन कितने की पड़ जाएगी, 68 लाख की। तो भैया रिस्क है, सिंपल सी बात, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं कि जी मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूं जिसे लगता है कि डॉलर का प्राइस नीचे जाएगा, तो मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूं कि भैया आफ्टर 6 मंथ्स आई विल बाय 1 लाख US डॉलर्स फ्रॉम दैट पर्सन एट द रेट ऑफ लेट से ₹70 पर डॉलर। क्योंकि सामने वाले को लगता था कि यार डॉलर नीचे जाएगा आफ्टर 6 मंथ्स, डॉलर के प्राइस लेट से 65 रुपीज के अराउंड होंगे, तो इस बेसिस पर हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया। तो इसे मैं क्या कहूंगा, हेजिंग। हेजिंग का मतलब टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द फ्यूचर अनसर्टेनिटी। अब जी ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया है मैंने सामने वाले के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डेरिवेटिव। मान के चलते हैं आफ्टर 6 मंथ्स डॉलर का प्राइस कितना था, लेट से ₹71, मुझे कितने में मिलने वाला है, 70 में, राइट। तो मुझे 1 लाख का बेनिफिट हो गया, सामने वाले को 1 लाख का लॉस हो गया। उसे मार्केट से 71 रुपीज का डॉलर परचेज करके मुझे 70 रुपीज में देना पड़ेगा। और 1 लाख USD का कॉन्ट्रैक्ट है तो 1 लाख रुपए का बेनिफिट मुझे हो गया और 1 लाख रुपए का लॉस उसे हो गया। अल्टीमेट आउटपुट जीरो रहता है डेरिवेटिव मार्केट, एक को जितना लॉस होता है दूसरे को उतना ही प्रॉफिट होता है, राइट। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, फॉरेक्स डेरिवेटिव। सिंपल सी बात। क्यों करते हैं जी हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहला रीजन अपने आप को फ्यूचर अनसर्टेनिटी से सेव करने के लिए। जैसे यहां पर मैंने अपने आप को फ्यूचर अनसर्टेनिटी से सेव कर लिया कि भैया 6 महीने बाद मेरा 1 लाख USD का खर्चा है। अब 1 लाख डॉलर का क्या प्राइस होगा मुझे नहीं पता, आज की डेट में 70 लाख रुपए है, हो सकता है 6 महीने बाद 75 लाख रुपए हो सकता है 80 लाख रुपए हो, 1 USD हो सकता है 80 रुपीज का हो, राइट। तो भैया मुझे नहीं पता, तो क्यों ना मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूं, अपने रिस्क को लिमिटेड कर दूं, राइट। तो हेजिंग सबसे पहला मोटिव होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम फ्यूचर अनसर्टेनिटी। दूसरी चीज, जब मार्केट के अंदर इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो हमें पता चलता है एक्चुअल में इन्वेस्टर के ओपिनियन क्या है, इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स क्या है, एक्चुअल में मार्केट ट्रेंड क्या है, इन्वेस्टर क्या सोच रहा है, राइट। ज्यादा लोग बुल पर बैठे हैं या ज्यादा लोग बियर पर बैठे हैं, कैसे पता चलेगा, जब इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। तो जी प्रॉपर मार्केट ट्रेंड पता चलता है जिसकी वजह से वी कैन असर्टेन द रियल प्राइस ऑफ द शेयर्स डिपेंडिंग अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है जी, आ जाइए जी। डेरिवेटिव्स को मैं कह सकता हूं जी, या तो डेरिवेटिव्स फ्यूचर हो सकते हैं या फॉरवर्ड हो सकते हैं। फ्यूचर का मतलब क्या है, कहता है जी जो कि डायरेक्ट मैं सिंपल कह देता हूं, जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर डेरिवेटिव्स क्रिएट हो रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक एक्सचेंजेस पर क्रिएट हो रहे हैं ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएटेड बाय स्टॉक एक्सचेंज। तो जी यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, फिक्स नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट का टेन्योर फिक्स्ड होता है।
फॉर फिक्स टर्म या टाइम। तो जी स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि चलिए जी हम रिलायंस का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। कितने हैं? लेट्स से 1000। तो बेसिकली 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स। अब जी इन 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई सेल करने वाला होगा, कोई बाय करने वाला होगा। मतलब कोई पोजीशन शॉर्ट करेगा, जो सेल कर रहा है वो क्या कर रहा है, अपने आप को शॉर्ट कर रहा है। और जो बाय करने के लिए कह रहा है कि हाँ जी मैं बाय कर लूंगा, एक बंदा कह रहा है ओहो रिलायंस। अब यहां पर स्टॉक एक्सचेंज ने क्लियर कट कहा कि भैया जो ये रिलायंस का डेरिवेटिव है इसका टेन्योर क्या है, 3 मंथ्स। आज निकाला गया है, 3 मंथ के बाद सेटलमेंट होगी। तो ए ने कहा 3 मंथ के बाद तो रिलायंस भैया 500 रुपए का होगा। बी ने कहा चल ना 500 रुपए का, मेरे हिसाब से कम 600 रुपए का होगा, चल तू 500 रुपए का कह रहा है तो मैं परचेज करने के लिए तैयार हूं। तो जी जो ये 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स है, यहां बताया जाएगा कि पर कॉन्ट्रैक्ट कितने शेयर्स का है। लेट्स से 100 शेयर्स का। तो जी फिक्स्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो यहां बताया जाएगा पर कॉन्ट्रैक्ट कितने शेयर्स का है। तो जी कॉन्ट्रैक्ट कितने शेयर्स का था, 100 शेयर्स का था। तो ए ने कहा कि भैया मैं 500 रुपए में शेयर सेल करने के लिए तैयार हूं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ए ने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर दिया, जहां पर ए की पोजीशन क्या है, शॉर्ट। शॉर्ट पोजीशन का मतलब ए इज रेडी टू सेल। अपने शेयर्स कम करने के लिए तैयार है ये। अब जी बी ने उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, तो बी ने वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, जहां पर बी की पोजीशन क्या है, लॉन्ग पोजीशन। क्यों? क्योंकि बी इज रेडी टू बाय। ठीक है जी। तो इस टाइप में कॉन्ट्रैक्ट्स कौन इशू कर रहा है, खुद स्टॉक एक्सचेंज इशू कर रही है। अब ए भी ब्रोकर के थ्रू एंटर करेगा, बी भी ब्रोकर के थ्रू एंटर करेगा। जब स्टॉक एक्सचेंज पर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो सेलर और बायर दोनों ही ब्रोकर के थ्रू एंटर करेंगे, और ब्रोकर्स दोनों से मार्जिन मनी लेगा। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या है, मान के चलते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया गया तो रिलायंस का एक शेयर 500 रुपए का था, 100 शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या हो गई, 50,000 रुपए। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है कि भैया रिलायंस के शेयर्स का रेट 0 हो सकता है। तो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 0 रुपए। तो जी ब्रोकर क्या कहेगा कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो कुछ तो मार्जिन मनी आपको देनी पड़ेगी। तो लेट से ब्रोकर ने मार्जिन मनी ले ली 10%। तो जी 5,000 रुपीज। ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम निकलेगा, मान के चलते हैं शेयर का प्राइस आ गया 450 रुपए, तो ब्रोकर कहेगा कि भैया अब कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस रह गया, आपको ऑलरेडी 5,000 रुपए का लॉस हो चुका है, आपने मेरे पास 5,000 रुपए जमा करवाए थे, या तो आप और पैसे जमा करवाइए वरना मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट स्क्वेयर ऑफ कर रहा हूं आज की डेट में। या तो आप और पैसे जमा करवाइए, नहीं तो मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट स्क्वेयर ऑफ कर रहा हूं आज की डेट में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब जब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जाता है तो चांस ऑफ डिफॉल्ट नेग्लिजिबल है, क्योंकि एक्चुअल में पार्टीज एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर रही, बल्कि पार्टीज थ्रू ब्रोकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है, और ब्रोकर की जिम्मेदारी है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो, सामने वाला पार्टी पैसे दे। ठीक है। यहां पर
ए ने कहा था कि आई एम रेडी टू सेल, कितने में, 500 रुपए में। बी ने कहा था आई एम रेडी टू बाय, कितने में, 500 रुपए में। अगर प्राइस चला गया 450 तो ए को क्या हुआ, ए को प्रॉफिट हुआ, कितने का, 5,000 रुपए का। और बी को क्या हुआ, लॉस हुआ। राइट। तो जो बी का ब्रोकर है फोन करेगा, भैया आपका मार्जिन मनी खत्म हो गया, आपने 5,000 रुपए जमा करवाए थे, आज की डेट में अगर हम देखें तो आपके 5,000 रुपए खत्म हो गए। करंटली कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो 45,000 रुपए रह गई, और पैसे जमा करवाए। अगर आप और पैसे जमा नहीं करवा रहे तो हम कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पर स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं जी। राइट। और आपके 5,000 रुपए ए को दे दिए जाएंगे, सीधी सी बात। तो बड़े सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं चीजों को। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कहते हैं जी फ्यूचर। फ्यूचर सर्टेन है, जहां पर डिफॉल्ट के चांसेस नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कौन क्रिएट कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज। तो जी फिक्स्ड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, फॉर फिक्स्ड टेन्योर है, फॉर फिक्स्ड क्वांटिटी है। सेटलमेंट इज गारंटीड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। बाय स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, अगर यही कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे आउटसाइड द स्टॉक एक्सचेंज हो रहे हैं, डायरेक्टली बिटवीन द पार्टीज, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलेंगे फॉरवर्ड। अब जी यहां पर क्या है कि कोई कंट्रोल तो है नहीं। अगर इंडिया के अंदर 150 करोड़ लोग हैं तो 150 करोड़ लोग 150 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं, उससे भी ज्यादा बना सकते हैं। एक एक आदमी दो दो तीन तीन कॉन्ट्रैक्ट्स में भी एंटर कर सकता है। राइट। तो यहाँ पर कोई कंट्रोल तो है नहीं। और जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो सिर्फ जबान लगती है, पैसे तो लगते ही नहीं। मैंने आपसे प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको 2 महीने बाद रिलायंस दूंगा 500 रुपए का। कौन सा अभी मुझे पैसे लगाने हैं कॉन्ट्रैक्ट में, 2 महीने बाद देखेंगे। तो जब एक्चुअल में जेब से कोई पैसा नहीं जाता एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, तो डर भी नहीं लगता और हम जिस मर्जी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेते हैं। 2 महीने बाद पता चला कॉन्ट्रैक्ट में मुझे 10,000 रुपए का नुकसान है, मैं अपनी बात से पीछे हट गया। अरे मेरी तेरी कब बात हुई थी, अच्छा दिखाइए कोई एग्रीमेंट है क्या। मैं अपनी बात से पीछे हट गया। अब जी मैं अपनी बात से पीछे हट जाऊंगा, सामने वाला मुझे मारने के लिए भागेगा। तो इस टाइप के जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटीज, विद रिस्पेक्ट टू कमोडिटीज, कहता है वो अलाउड नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटीज, विद रिस्पेक्ट टू कमोडिटीज, तो नॉट अलाउड। क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स एक्चुअल में हमें कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो जब स्टॉक एक्सचेंज पर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स हो रहे हैं, उनकी मूवमेंट पता चल रही है, मार्केट का ट्रेंड पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि हाँ जी इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट किस तरफ है, हम उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से तो प्रॉपर मार्केट ट्रेंड पता चलता है, तो हम प्रॉपर प्राइस भी असर्टेन कर सकते हैं। लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स दो लोगों के बीच में, किसी को पता ही नहीं किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, किस प्राइस पर कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, किसी को पता नहीं एक्चुअल में वो कॉन्ट्रैक्ट्स सेटल हुए भी है नहीं हुए हैं, आपस में मार्केट आई होगी है। तो एक्चुअल में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हमें कोई हेल्प नहीं कर रहे किसी तरह की, इनफैक्ट वो लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। राइट। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हम कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि सिक्योरिटीज और कमोडिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इलीगल है। अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आज की डेट में सिक्योरिटीज या कमोडिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से विदाउट एनी डिलीवरी, तो हम बेसिकली ये मान के चलते हैं जुआ खेल रहे हैं। ठीक है जी। आपकी बुक में क्या दे रखा है जी, डेरिवेटिव्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जैसे इन्होंने कहा फ्यूचर्स हो सकते हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं, स्वैप्स हो सकते हैं, कैप्स हो सकते हैं, फ्लोर हो सकते हैं, कॉलर्स हो सकते हैं, बहुत सारे तरह के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। बट मोस्ट पॉपुलर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट आर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो फ्यूचर्स के बारे में तो मैंने आपको बताया। ठीक है।
ऑप्शंस क्या होते हैं? अगर ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फ्यूचर के अंदर क्या है? कहता है कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एग्जीक्यूटेड। एट अ स्पेसिफिक डेट। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो भैया एक स्पेसिफिक डेट पर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा विदाउट डिलीवरी ऑफ द सिक्योरिटीज। स्क्वेयर ऑफ कर देंगे ये कॉन्ट्रैक्ट को, और जिसको जो लॉस होगा सामने वाला उसे वो पैसे दे देगा। ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शंस की बात करें तो यहां पर अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑप्शन कि वो अपना पार्ट परफॉर्म करे या ना करे। राइट। हैज ऑप्शन टू बाय या सेल। अगर बाय ऑप्शन की बात करें तो हम कहेंगे बाय का मतलब क्या? कॉल ऑप्शन। और सेल की बात करें तो हम कहेंगे पुट ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन का मतलब ऑप्शन टू बाय, पुट ऑप्शन का मतलब ऑप्शन टू सेल। दोनों में क्या डिफरेंस है? यहां पर पार्टीज के पास ऑप्शन नहीं है कि अपना पार्ट परफॉर्म करे या ना करे, बट ऑप्शंस में पार्टीज के पास ऑप्शन है कि वो अपना पार्ट परफॉर्म करे या ना करे। जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भैया आफ्टर 3 मंथ बी मे बाय shares, let's say 100 shares of Reliance at ₹500 per share। बी के पास क्या ऑप्शन? मे बाय। अगर आफ्टर 3 मंथ बी को लगेगा कि शेयर का प्राइस 510 रुपए है तो बी 500 में परचेज कर लेगा ए से। अगर आफ्टर 3 मंथ बी को लगेगा कि शेयर का प्राइस 470 रुपए है तो बी ए को मना कर देगा, क्योंकि यहाँ बी के पास क्या है? ऑप्शन, ऑप्शन टू बाय, कॉल ऑप्शन है बी के पास। अगर ऑप्शन टू सेल होता बी के पास तो हम कहते हैं पुट ऑप्शन है जी बी के पास। राइट। तो यहां पर बी के पास ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है। बी चाहे तो अपना पार्ट परफॉर्म करे, चाहे तो अपना पार्ट परफॉर्म ना करे, जिसके लिए बी ए को कुछ प्रीमियम देगा। क्योंकि ए ने बी को ऑप्शन दी ना, तो लॉस किसका है? ए का है। राइट। तो इसके लिए ए बी को कुछ प्रीमियम, मतलब बी ए को कुछ प्रीमियम देगा। लेट्स से ₹5 पर शेयर। तो जी 100 शेयर्स है तो प्रीमियम कितना हो गया? 500 रुपए। तो बी इस टाइप की ऑप्शन ए से लेने के लिए 500 रुपए ए को देगा, और फिर बी के पास ऑप्शन है कि भैया बी चाहे तो 100 शेयर्स 500 रुपए में परचेज करे आफ्टर 3 मंथ्स, चाहे तो ना करे। ठीक है। तो ऑप्शन या फॉरवर्ड ये सबसे मोस्ट पॉपुलर डेरिवेटिव्स हैं। बाकी और भी होते हैं, स्वैप है, कैप है। डेरिवेटिव का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है दो लोगों के बीच में, तो कॉन्ट्रैक्ट की कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती है। राइट। अ डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट derives its value from underlying asset. This underlying asset can be stock, can be bond, can be currency, can be commodity, can be metal and even intangible assets, जैसे कि इंडेक्स, स्टॉक इंडेक्स, NSE 50 इंडेक्स के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, BSE 30 के बेसिस पर, मतलब सेंसेक्स के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मान के चलिए आज जो सेंसेक्स है वो लेट से 30,000 है, हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जी आफ्टर 2 मंथ सेंसेक्स होगा 31,000। ठीक। तो दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक कह रहा है कि आफ्टर 2 मंथ सेंसेक्स कितना होगा? 31,000। राइट।
अब जी सेंसेक्स 31,000 से कम होगा, ज्यादा होगा, उस बेसिस पर लॉस और प्रॉफिट डिटरमाइन हो जाएगा। तो जी कॉन्ट्रैक्ट है, किसी भी चीज के ऊपर किया जा सकता है, कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर किया जा सकता है। डेरिवेटिव्स को सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में डिफाइन किया गया है। डेरिवेटिव इंक्लूड्स द सिक्योरिटी डिराइव्ड फ्रॉम द डेट इंस्ट्रूमेंट, शेयर, लोन, whether secured or unsecured, risk instrument, contract for difference or any other form of security. A contract which derives its value from the price or index of price या फिर underlying securities, commodity derivatives, any other instrument as may be declared by the central government to be derivative. चलिए जी, आपकी बुक में सबसे पहले करेंसी डेरिवेटिव के बारे में बता रखा है। करेंसी डेरिवेटिव मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे मैंने कहा था आई एम ए मैन्युफैक्चरर और आई हैव बॉट द मशीन फ्रॉम यूएसए, जिसके लिए आई हैव टू पे 1 लाख यूएसडी आफ्टर 6 मंथ्स। तो मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता हूं जिसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो आफ्टर 6 मंथ्स मुझे 1 लाख यूएसडी 70 रुपीज पर यूएसडी पे दे देगा। तो इस टाइप के जो derivatives है, that is currency derivatives. So currency derivatives are financial contracts between the buyer and seller involving the exchange of two currencies at a future date. Exchange of two currencies मतलब वो मुझे पैसों के बदले डॉलर देगा। कितने पैसों के बदले? 70 रुपए के बदले $1 देगा, राइट। तो यही तो कॉन्ट्रैक्ट था मेरे और उसके बीच में। आ जाइए जी, currency derivative trading is similar to stock futures and options trading. However, the underlying assets are currency pairs जैसे कि USD, INR। तो यहां पर दो करेंसीज कौन सी इन्वॉल्व है? डॉलर एंड रुपी, राइट। जैसे कि मैंने सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि सामने वाला मुझे आफ्टर 1 मंथ $1 72 रुपीज में देगा, तो 72 रुपी के बदले डॉलर मिलेंगे, राइट। या फिर यूरो INR कि भैया 1 यूरो मुझे लेट्स से 90 रुपए में देगा, 1 पाउंड मुझे 90 रुपए में देगा, राइट। करेंसी ऑप्शंस एंड करेंसी फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज डन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। तो जी बेसिकली फॉरेक्स डेरिवेटिव्स बोलते हैं इन्हें। तो फॉरेक्स रेट्स आर द वैल्यू ऑफ द फॉरेन करेंसी रिलेटिव टू द डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है जी। बेनिफिट ऑफ करेंसी डेरिवेटिव, सबसे पहले तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज की डेट में मेरे पास करेंसी पड़ी है, लेट्स से यूएसडी पड़ा है, डॉलर पड़ा है आज की डेट में मेरे पास, तो ठीक है मैं उसको डील कर सकता हूं, खरीद बेच कर सकता हूं, राइट। या मेरे पास रुपए स्पेयर पड़े हैं और मुझे लगता है फ्यूचर में जाकर डॉलर के रेट बढ़ जाएंगे, तो आज की डेट में डॉलर 70 रुपए का है, आफ्टर 2 मंथ्स डॉलर 72 का हो जाएगा और मेरे पास 2 महीने के लिए 1 करोड़ रुपए आइडल पड़े हुए हैं। तो मैं 1 करोड़ के 70 रुपए के डॉलर्स परचेज कर लूंगा, 2 महीने बाद मैं उन्हें सेल कर दूंगा, अगर रेट मेरे अकॉर्डिंग ही रहा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ। इजी इन्वेस्टमेंट इन करेंसीज, hedging opportunities for the importer and exporter, right? फिर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू वॉलेटिलिटी इन द करेंसी, भाई रेट्स बड़ी फ्रिक्वेंटली कम ज्यादा होते हैं, तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास, वी कैन ट्रेड इन करेंसी। एक्सचेंज ट्रेडेड एंड हेंस सिस्टमेटिकली रेगुलेटेड। तो जी कुल मिलाकर हमारे पास बकायदा एक्सचेंज है, फॉरेक्स एक्सचेंज, जहां पर हम फॉरेक्स में डील कर सकते हैं। प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंट रेट। आ जाइए जी, कमोडिटी डेरिवेटिव्स मैंने आपको बताया, जैसे कि मेटल्स के ऊपर डेरिवेटिव्स क्रिएट किए जा सकते हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, ठीक है, गैस है, ऑयल है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, मिनरल्स है, तो इनके बेसिस पर वी कैन क्रिएट द कॉन्ट्रैक्ट्स, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या बोलेंगे? कमोडिटी डेरिवेटिव्स। तो जी कमोडिटी इज द फिजिकल गुड एट्रीब्यूटेबल टू द नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज ट्रेडेबल एंड सप्लाइड विदाउट सब्सटेंशियल डिफरेंशिएशन बाय द जनरल पब्लिक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एक्चुअल में हम डिलीवरी लेते हैं? द आंसर इज नो। डिलीवरी भी हो सकती है लेकिन प्योर डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं गोल्ड परचेज कर रहा हूँ, गोल्ड बॉन्ड परचेज कर रहा हूँ, आज की डेट में बॉन्ड का रेट क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ द गोल्ड। गोल्ड का रेट ऊपर जाएगा तो बॉन्ड का रेट ऊपर जाएगा, गोल्ड का रेट नीचे जाएगा तो बॉन्ड का रेट नीचे जाएगा।
और वहां पर बड़ा क्लियर कट दे रखा होगा टर्म्स एंड कंडीशंस में कि क्या आप अपने बॉन्ड्स के बदले इक्वल अमाउंट का गोल्ड ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। तो कमोडिटी ट्रेड इन फिजिकल, उसे हम कहते हैं स्पॉट मार्केट, ऑन द स्पॉट जहां डिलीवरी हो रही है। स्पॉट मार्केट का मतलब वेयर वी एक्चुअली डिलीवर द एसेट, और फ्यूचर मार्केट का मतलब वेयर वी डू नॉट डिलीवर द एसेट, वी सेटल द कॉन्ट्रैक्ट बाय विदाउट डिलीवरिंग द एसेट्स बाय स्क्वेयरिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। भाई बीच का डिफरेंस ले लो, खत्म। Spot market involves the physical transfer of the goods between the buyer and seller. Price in these market reflect the current supply and demand conditions. और फ्यूचर मार्केट के अंदर मतलब कोमोडिटी, ये आपका डेरिवेटिव मार्केट के अंदर फ्यूचर डिमांड एंड सप्लाई एस्टिमेट की जा सकती है। Commodity derivative markets are good source of critical information and indicator of market sentiments, जो मैं आपको बता रहा था कि भैया हमें डेरिवेटिव मार्केट से ही पता चलता है कि इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं। ज्यादा इन्वेस्टर्स लॉन्ग पर है, मतलब दे वांट टू बाय, कम इन्वेस्टर्स शॉर्ट पर है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने की उम्मीद है, डिमांड ज्यादा है, बेचने वाले कम है। ज्यादा शॉर्ट है मतलब बेचने वाले ज्यादा हैं, कम लॉन्ग है खरीदने वाले कम है, तो मार्केट नीचे की तरफ जाने वाली है कि सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, राइट। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि दीज आर मार्केट इंडिकेटर्स फ्रॉम वेयर वी कैन असर्टेन टू सम एक्सटेंट what will be the direction of the market. Since commodities are frequently used as input in the production of goods or services, uncertainty and volatility in the commodity price and raw material, ठीक है, ये चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ। फिर जी फ्यूचर के बारे में मैं आपको डीपली समझा चुका हूँ, लॉन्ग पोजीशन में आपको समझा चुका हूँ। मतलब जो बाय करता है हम कहते हैं भैया उसकी लॉन्ग पोजीशन है, और जो सेल करता है हम कहते हैं जी उसकी शॉर्ट पोजीशन है, ठीक। करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी फ्यूचर्स का मतलब अगेन फॉरेक्स फ्यूचर्स, राइट। तो इस चीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जी करेंसी फ्यूचर्स में हमारे पास इवन क्रॉस करेंसी फ्यूचर्स भी होते हैं। नॉर्मल करेंसी फ्यूचर का मतलब मैं कह रहा हूं जी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि कितने में यूएसडी मिलेंगे, कितने में पौंड मिलेंगे, राइट। आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कितने में पौंड मिलेंगे। तो जहां पर आप बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि जी मुझे आप कितने रुपए में आफ्टर 2 मंथ $1 दोगे, कितने रुपए में आफ्टर 2 मंथ एक पौंड दोगे, ये नॉर्मल फ्यूचर्स हो गए। क्रॉस करेंसी फ्यूचर्स का मतलब जहां पर 1 USD के बदले मैं कह रहा हूं कितने पौंड दोगे, 1 USD के बदले कितने पौंड दोगे। तो यहां पर मैं यूएसडी के बदले रुपए नहीं पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कितने पौंड दोगे। तो क्रॉस करेंसी डायरेक्टली हम दूसरी करेंसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। अदरवाइज क्या होता है कि हम रुपी के लिए एंटर करेंगे, राइट, और फिर रुपी से दूसरी करेंसी परचेज कर सकते हैं। बट जहां हम डायरेक्टली दूसरी करेंसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, एक फॉरेन करेंसी के साथ दूसरी फॉरेन करेंसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, इसे हम कहेंगे क्रॉस करेंसी फ्यूचर्स। आ जाइए जी। तो इन्होंने कहा कि करेंसी फ्यूचर ऑल्सो नोन एज एफएक्स, एफएक्स मतलब फॉरेक्स फ्यूचर, इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज वन करेंसी फॉर अनदर एट अ स्पेसिफाइड डेट इन द फ्यूचर एट अ प्राइस दैट इज फिक्स्ड ऑन द परचेज डेट। ठीक है, जनरली द प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज इन द टर्म्स ऑफ रूपी, राइट। करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउ इन्वेस्टर्स टू हेज अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी रिस्क, वो मैं आपको समझा चुका हूं एग्जांपल देके। करेंसी डेरिवेटिव्स आर अवेलेबल ऑन 4 करेंसी पेयर्स, जैसे कि यूएसडी, आप रुपी के बदले यूएसडी, रुपी के बदले यूरो, रुपी के बदले पौंड, रुपी के बदले जापानीज येन। तो ये चारों हमारे अवेलेबल होते हैं फॉरेक्स एक्सचेंज पर, तो आप इजीली इन कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकते हैं। क्रॉस करेंसी फ्यूचर भी अवेलेबल होते हैं, जैसे मैंने कहा कि यूरो के बदले डायरेक्ट यूएसडी, हमारे पास पौंड के बदले डायरेक्ट यूएसडी, या फिर यूएसडी के बदले जापानीज येन, तो क्रॉस करेंसी। तो रुपी के बदले फॉरेन करेंसी हम कहेंगे कि भाई प्लेन डेरिवेटिव,
एक फॉरेन करेंसी के बदले दूसरी फॉरेन करेंसी, तो हम कहेंगे क्रॉस करेंसी डेरिवेटिव।